हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए। माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस केन्स थ्योरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द थ्योरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड। ये एक ही नाम है। द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड लाई एट द हार्ट ऑफ केन्स थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। द डिक्टम of the theory is that the volume of employment depends on the level of effective demand in the economy। जो ये थ्योरी है केन्ज की, ये कहते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट की डिमांड है, वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वो डिपेंड करता है इफेक्टिव डिमांड इन द इकोनॉमी। एक डिमांड के अर्थव्यवस्था में देखो, कोई भी बेरोजगार सिद्धांत जो रोज़गार की मात्रा है, रोज़गार किसको कितना मिल रहा है, क्या नहीं मिलेगा, ये सब डिपेंड करता है अर्थव्यवस्था में डिमांड, मांग की अब कितनी मांग है अर्थव्यवस्था का जो लेवल है डिमांड का, लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड का, उसके बेस पर ये एम्प्लॉयमेंट भी डिपेंड करता है। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड। एफिशिएंसी अगर इफेक्टिव डिमांड है तो फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर इफेक्टिव डिमांड नहीं है, डिफिशिएंसी है डिमांड में, तो इट्स मीन्स जो कंडीशन होगी वो अनएम्प्लॉयमेंट की होगी। ब्रॉडली स्पीकिंग, केन्स डिजाइनेट द टर्म्स इफेक्टिव डिमांड टू डिनोट द टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो इफेक्टिव डिमांड है वो टोटल डिमांड है गुड्स और सर्विसेज की, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंटेड बाय द कम्युनिटी। कम्युनिटी कह सकते हैं हमारा है, जो भी एक नेशन में रहते हैं उन सबके द्वारा, जितने सिटीजन्स हैं उन सबके द्वारा गुड्स और सर्विसेज की जो टोटल डिमांड है उसको केन्ज ने इफेक्टिव डिमांड के रूप में कहा है। हेयर वी कैन से दैट द इफेक्टिव डिमांड इज द फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर। इफेक्टिव डिमांड किसका फ्लो है? एक्सपेंडिचर का फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर हम एक्सपेंडिचर ही नहीं करेंगे तो डिमांड कहाँ से होगी? और एक्सपेंडिचर किस पे बेस होगा? इनकम पर बेस होगा। इनकम होगी तो एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर होगा तो डिमांड होगी। ठीक है। इट्स मीन द कंजप्शन एज द एक्सपेंडिचर ऑफ वन बिकम्स सोर्स ऑफ इनकम फॉर द अदर। जो ठीक है, ये जो केन्ज का जो इफेक्टिव डिमांड सिद्धांत है, इसे एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहेंगे और इसे डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम थ्योरी भी कहेंगे। ठीक है। तो जो हम एक्सपेंडिचर करेंगे, हमारी इनकम अर्न हुई, हमने एक्सपेंडिचर किया, एक्सपेंडिचर हुआ तो मार्केट में डिमांड हुई, डिमांड हुई तो हमने चीज़ें खरीदी, गुड्स और सर्विसेज हमने परचेज़ की, परचेज़ करने के बाद वो अमाउंट जो हमने इनकम थी, हमारे एक्सपेंडिचर किया, वो किसी और की तो इनकम होगी, तो लोगों को इनकम जनरेट होती है। हम जब एक्सपेंडिचर करते हैं तो अदर लोगों के लिए वो इनकम जनरेशन का काम करती है। इट्स मीन्स द कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड the investment expenditure by the community express the total demand for goods and services। तो कह सकते हैं जो टोटल एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, कोई भी हम जो वस्तु गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं वो, और हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई भी शेयर्स बॉन्ड में, तो एक्सपेंडिचर करते हैं उनके ऊपर, तो उनको कह सकते हैं टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। तो दोनों चीज़ जो एक्सपेंडिचर करेंगे तो ये एक्सप्रेस करते हैं टोटल डिमांड एंड टोटल डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके। अकॉर्डिंग टू केन्ज, एज इनकम इंक्रीजेज कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज, बट आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट इज डज नॉट इंक्रीज इन द सेम proportion एज इंक्रीज इन इनकम। इट्स मीन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज अलॉन्ग विद द लेवल ऑफ इनकम बट एट द डिमिनिशिंग रेट। देखो, केन्ज ने कहा है इनकम बढ़ेगी, तो इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद, जैसे मैंने आपको कंजप्शन पढ़ाया था, कंजप्शन फंक्शन पढ़ाया था, सेविंग फंक्शन पढ़ाए थे, उसमें डिस्कस किया था। तो कंजप्शन एक
पॉइंट तक ही एक्सपेंडिचर जो है हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो एक पॉइंट तक ही इनकम के साथ साथ बढ़ता है, उसके बाद वो डिमिनिशिंग रेट के साथ बढ़ने लगता है, क्योंकि इनकम बढ़ती है वैसे नहीं बढ़ता है लेकिन बढ़ता ज़रूर है। उसके बाद इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन, इंक्रीज इन द इनकम की जो सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता एक्सपेंडिचर, साथ में हाँ इनकम के साथ में चलता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट के साथ बढ़ता है। Here there is a gap between income and expenditure which may be bridged by investment expenditure। जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है उसके बीच में जो गैप हो गया है तो वो ब्रिज का काम करेगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर था, वो इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंडिचर होगा दोनों को वापस ब्रिज का काम करेगा। जैसे कोई ब्रिज दो चीज़ों को जोड़ने के काम करता है, इस दोनों को इक्वल लाने के लिए वापस जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा वो हेल्प करेगा हमारी। इफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज टू दिस एक्सटेंट, द टोटल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी विल बी लेस एंड द इफेक्टिव डिमांड विल बी लो, लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। अगर एक टोटल एक्सपेंडिचर हमारा जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो इंक्रीज नहीं होता है तो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना ही हो और चाहे कितनी ही इनकम बढ़े तो हमारी डिमांड नहीं बढ़ेगी, जो हमारी इफ़ेक्टिव डिमांड है वो इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो जो हमारी टोटल इफ़ेक्टिव डिमांड ही इंक्रीज नहीं होगी या लो होगी, वो इफ़ेक्टिव डिमांड लो रहेगी तो मार्केट में और इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस बॉर्न हो जाएंगी। इफेक्टिव डिमांड इज डिटरमाइंड बाय टू फैक्टर्स। इफेक्टिव डिमांड्स में दो चीज़ें इंक्लूड होती है, एक होती है एग्रीगेट डिमांड प्राइस एंड एग्रीगेट, एक होता है एग्रीगेट सप्लाई। तो मैं एग्रीगेट डिमांड की बात कर लूँ, इन द Keynesian terminology, the aggregate demand function refer to the schedule of the maximum sale proceed which the entrepreneurial community actually does expect to the receive from the sale of different quantities of output। इफेक्टिव डिमांड है, इसमें जो इंटरप्रेन्योरल कम्युनिटी मीन्स जो प्रोडक्शन करने वाले हैं उनके द्वारा डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट जो सेल की जाती है उसका जो मैक्सिमम सेल पर प्रोडक्शन होता है वो शेड्यूल को शो करती है कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है। एग्रीगेट डिमांड प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन होने के बाद उनको कोई तो खरीदेगा, तो जितनी मैक्सिमम जितनी डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट है, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट की है वो जितनी सेल आउट होंगी उसको एग्रीगेट डिमांड हमारे शो करेगा। एंड रिजल्टिंग एट वेरियस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट द क्वांटम ऑफ मैक्सिमम सेल रेवेन्यू एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आउटपुट प्रोड्यूस इज डिस्क्राइब एज द डिमांड प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो मैक्सिमम सेल जो रेवेन्यू जनरेट होगा हमारा सेल के थ्रू, तो जो सेल के थ्रू जनरेट होगा तो इसे हम डिमांड प्राइस के नाम से कह सकते हैं, जो सेल होगा वो। ठीक है, देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द डिमांड प्राइस। डिमांड प्राइस में और एम्प्लॉयमेंट जो है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। कौन सा, कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन। अगर जो डिमांड प्राइस इंक्रीज होगी तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा, और डिमांड प्राइस डिक्रीज हो रही है तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज होगा। द एग्रीगेट डिमांड प्राइस डिपेंड्स अपॉन द टोटल एक्सपेंडिचर फ्लो ऑफ द इकोनॉमी विच इज डिटरमाइंड बाय द स्पेंडिंग डिसीजन ऑफ द कम्युनिटी एज ए होल। ये जो डिमांड प्राइस है, एग्रीगेट डिमांड प्राइस, ये डिपेंड किसके पे करता है? हमारे टोटल जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसके फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे कि जो लोग, अगर हम सिटीजन्स है, हमारी कम्युनिटी अगर खर्च ही नहीं करेगी, एक्सपेंडिचर ही नहीं करेगी तो डिमांड प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, और हम एक्सपेंडिचर करेंगे तो डिमांड प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, और डिमांड प्राइस इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन, जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ेगा। In a free capitalistic economy, household and the firms are two major economic sectors which spend for
फॉर कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है इसमें हाउस होल्ड या जो फर्म्स है वो कहाँ कंजप्शन पे खर्च करेगी और इन्वेस्टमेंट पे खर्च करेंगे। नाउ व्हाट दीज सेक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू स्पेंड इन नेक्स्ट पीरियड व्यूज एट द एग्रीगेट डिमांड प्राइस। दिस कैन बी मोर सिंपली प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ ए शेड्यूल एंड डायग्राम। डायग्राम के थ्रू समझाते हैं हम। देखो इसको, एग्रीगेट डिमांड कैसे क्या होगी। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इन लैक्स ऑफ वर्कर है 1 2 3 4 5 6। एक्सपेक्टेड मिनिमम सेल्स प्रोसीड, एक्सपेक्टेड टोटल एक्सपेंडिचर इन करोड़ रुपीज़ और RS 175 250 325 400 475 और 550। तो इसको मैं देखो, जब हमारा वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट A था, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमारा 1 लाख वर्कर्स थे, तो हमारी जो एक्सपेक्टेड मैक्सिमम रिसीप्ट या एक्सपेंडिचर था हमारा वो कितना था 175 करोड़। और 2 लाख एम्प्लॉयमेंट हुआ तो 250 करोड़ हुआ। 325 हो जाएगा 3 पे, 4 पे 400 एंड 5 पे 475, 6 पे 550। तो ये जो ADF इक्वल टू F है, जो N है, ये एग्रीगेट डिमांड है अपना। एंड जो जैसे जैसे मैंने बोला था ना कि एग्रीगेट डिमांड में और एग्रीगेट जो अपना लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। एक्सपेंडिचर जैसे जैसे हमारा बढ़ रहा है तो डिमांड प्राइस भी बढ़ रही है, डिमांड प्राइस बढ़ रही है तो हमारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। द ADF कर्व drawn in the diagram is linear, but it can also be non-linear. Its shape and slope depend on the assumption and the nature of data relating to the aggregate demand schedule. अब मैं बात करूँ, ये तो हमने बात की एग्रीगेट डिमांड प्राइस की। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई प्राइस की। The supply price for a given quantity of commodity refers to that price at which the seller is willing or induced to supply that amount in the market. सप्लाई प्राइस मैंने आपने सप्लाई डिस्कस की होगी। सप्लाई क्या होती है? कोई भी एक प्राइस कीमत जिस पर कोई भी प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए तैयार रहता है। तो एग्रीगेट सप्लाई जितने भी सेलर्स के द्वारा प्रोडक्ट्स, अपने जो प्रोडक्ट है उनको बेचने के लिए जो प्राइस पर वो रेडी हो रहे हैं उसको हम एग्रीगेट सप्लाई, उसका टोटल रहेगा उसको हम एग्रीगेट सप्लाई प्राइस कहते हैं। The supply schedule of that commodities show the varying level of quantities of the commodity the seller efforts for sale at the alternative prices. जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई प्राइस है इसमें जो वेराइंग लेवल ऑफ क्वांटिटीज मतलब अलग अलग डिफरेंट क्वांटिटीज है जो कमोडिटी की, उसके जो अल्टरनेटिव प्राइस पर सेलर ने ऑफर की है वो सारी एग्रीगेट सप्लाई प्राइस में आएंगी। द एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल फॉर द इकोनॉमी एज ए होल रेफर्स टू द रेस्पॉन्स ऑफ ऑल entrepreneurs in supplying the whole of output in the economy। जो सप्लाई है पूरे हॉल के लिए है, पूरे वर्ल्ड, पूरे अपनी जो इकोनॉमी है पूरी इकोनॉमी के लिए ही सप्लाई होगी। जो आउटपुट है वो पूरी इकोनॉमी के लिए ही आउटपुट है और सप्लाई भी पूरी उस इकोनॉमी। केन्स वाज द ओपिनियन दैट द लेवल ऑफ आउटपुट वेराइज विद द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो लेवल ऑफ आउटपुट है, केन्ज कहता है कि केन्ज के अकॉर्डिंग जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो वेराई करता है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग। वेराई मीन्स अलग अलग डिफरेंट हो सकता है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर ज़्यादा है तो लेवल ऑफ आउटपुट भी ज़्यादा, और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम है तो लेवल ऑफ आउटपुट भी कम होगा। ईच लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट necessitates each level of employment necessitates certain quantities of other factors of production like land, capital, raw material, etc. to assist the labor employment. A reward paid to all factor of production will be considered to be cost of production.
जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है अपने पास, उनको जो पेमेंट होगा जो सब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नाम से जाना जाएगा। Thus each level of employment will involve certain amount of money cost including normal amount of profit। ठीक है बच्चों। Therefore the entrepreneur must get some minimum amount of sales revenue to cover the total cost incurred a given level of employment। जो एंटरप्रेन्योर होगा वो टोटल जो सेल्स रेवेन्यू होगा उसका एक मिनिमम अमाउंट लेगा जो गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उस पे। टोटल कॉस्ट जितनी भी टोटल कॉस्ट इन कवर करने के लिए वो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ सेल्स रेवेन्यू होगा उसको लेगा गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर ही। ओनली इफ द सेल्स प्रोसीड आर द हाई एनफ टू कवर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज at a given level of employment and output, the entrepreneur will be induced to provide the particular level of employment। The minimum price of revenue proceed the entrepreneurs must get from the sales of output associated with the different level of employment is defined as aggregate supply price or aggregate supply function। जो अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योर मस्ट गेट सेल्स ऑफ आउटपुट, तो डिफरेंट लेवल उसकी बात करें तो इसे डिफाइन कर सकते हैं हम एग्रीगेट सप्लाई प्राइस और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन के नाम से। सो इट इज शेड्यूल ऑफ वेरियस मिनिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू विच मस्ट बी एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड बाय द एंटरप्रेन्योर क्लास फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट रिजल्टिंग एट वेरियस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अलग अलग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर जो सेल्स आउटपुट है एंटरप्रेन्योर का क्लास सेल्स आउटपुट जो वेरियस अलग अलग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का रिजल्ट है वो, तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू लेगा, शेड्यूल होगा उसमें। ओके तो ये बात की आज हमने किन्ज के इफ़ेक्टिव डिमांड थ्योरी की। तो इफ़ेक्टिव डिमांड थ्योरी में आज हमने डिस्कस किया एग्रीगेट पहले तो वो अपने डिस्कस किया किन्ज के इफ़ेक्टिव डिमांड के बारे में क्या होता है इसमें। तो इसमें एक हमने डिस्कस किया इफ़ेक्टिव डिमांड के डिटरमिनेंट्स होते हैं, टू फैक्टर होते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड प्राइस, एग्रीगेट डिमांड्स, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस, इनके ऊपर डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में बच्चे मिलेंगे। अब ये तो आज के लिए इतना बहुत है, ये आप रिवाइज करोगे इसको, सब आप पढ़ना है इसको अच्छे से। बहुत अच्छी थ्योरी है जो अब तक जे बी से ने जो से का लॉ ऑफ से दिया, सेज लॉ दिया था वो उन्होंने कहा था सप्लाई क्रिएट इट्स ऑन डिमांड, वो सब गलत है। उन्होंने ये केन्ज ने उन सब की क्रिटिसिज्म आलोचना की है, बहुत ज़बरदस्त आलोचना की है और खुद के सिद्धांत को वो किया और नया अपना खुद का सिद्धांत दिया इन्होंने, थ्योरी दी और उन सब को गलत बताया और ठहराया और अपने आप को प्रूव किया मैं सही हूँ। ओके बच्चों, इसको आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, एंजॉय योर डे।